एलन मस्क की स्पेस एक्स चांद पर एक बेस कैंप को डेवलप कर लेगी। इसी के साथ ह्यूमन का स्पेस को कॉलोनाइज करने का ख्वाब 1972 में अपोलो प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। चांद पर वापस जाने की किसी ने कोशिश तक नहीं की। 50 साल गुजर गए, लेकिन 1972 के बाद एक भी इंसान वापस चांद पर नहीं गया। 1972 से लेकर 2023 तक सुपर कंप्यूटर इजाद हुआ, इंटरनेट आया, इलेक्ट्रिक कार्स इजाद हुई, यहाँ तक के रीयूजेबल रॉकेट भी इन्वेंट हुआ। लेकिन इसके बावजूद चांद पर वापस जाने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? थिया प्लैनेट की टकराने की वजह से हमारा चांद बना और जमीन पर इंसानों का रहना मुमकिन हो सका। ये बात आप जान लें कि चांद पर इंसानों का पहला कदम पॉलिटिकल वॉर की वजह से रखा गया था। ये वॉर सोवियत और यूएसए के बीच 1947 से चल रही थी। स्पेस में पहले कौन पहुंचेगा, इसे भी लेकर वॉर शुरू हो चुकी थी। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में लॉन्च की थी और इसके बाद 12 अप्रैल 1961 को पहले एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन को स्पेस में भेज के सोवियत ने यूएसए को स्पेस रेस में पीछे कर दिया। अब यूएसए को इसके जवाब में कुछ ऐसा करके दिखाना था जो इंसानी सोच से हटकर हो। 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया के सामने दावा किया और सोवियत को चैलेंज किया कि हम 1970 से पहले चांद पर इंसान को भेजेंगे और जो भी इंसान चांद पर जाएगा नासा उसे सेफली वापस जमीन पर लेकर आएगा। लोगों के लिए ये नामुमकिन बात थी, क्योंकि उस वक्त ना तो लोगों के पास मोबाइल थे, ना तो इंटरनेट था और ना जीपीएस टेक्नोलॉजी थी। जॉन एफ कैनेडी की बात को सच साबित करने के लिए नासा ने अपनी हिस्ट्री का कामयाब मिशन अपोलो को लॉन्च किया, जो इतना सक्सेसफुल साबित हुआ कि इसने 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर सोवियत को हरा दिया। फरवरी 1967 में अपोलो 1 की टेस्टिंग के दौरान अचानक से स्पेसक्राफ्ट के केबिन में आग लगने की वजह से तीनों एस्ट्रोनॉट्स मर जाते हैं। इस हादसे के बावजूद नासा अगले मिशन की टेस्टिंग करते हुए अपोलो 4, 5, 6 नेम के अनमैन्ड मिशन को सरअंजाम देते हैं। इन मिशन के बाद इन चारों स्पेसक्राफ्ट्स को चांद पर भेजा गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट तो मौजूद था लेकिन लैंडर मौजूद नहीं था। मतलब ये चांद की सरफेस पर नहीं उतर सकते थे। अपोलो 10 के सक्सेसफुल होने के बाद अपोलो 11 के मून लैंडिंग की बारी आती है, जिसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग कमांड कर रहे थे। इसके साथ लूनर मॉड्यूल में 2 साथी भी मौजूद थे। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था और 20 जुलाई को आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथ ईगल लूनर मॉड्यूल में बैठकर जमीन से रवाना हुए और इन्होंने इंसानों की क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए चांद की सरफेस पर कदम रखा। इन्होंने चांद पर 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त गुजारा और रॉक सैंपल इकट्ठे करने के साथ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और फोटोज भी लेते हैं। इसके बाद नासा का अगला मिशन अपोलो 12 था, जिसमें उन्हें ये साबित करना था कि चांद पर पिन पॉइंट लैंडिंग की जा सकती है। लेकिन जब यह मिशन लॉन्च होने वाला था तो मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया, जिसके बावजूद अपोलो 12 ने चांद पर लैंडिंग की। लैंडिंग के 3rd अटेम्प्ट में अपोलो 13 का पूरा फोकस साइंटिफिक डिस्कवरी पे होना था। इससे पहले कि अपोलो 13 चांद की सरफेस पर पहुंचता कि इतने में स्पेसक्राफ्ट के दोनों ऑक्सीजन टैंक में जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और एस्ट्रोनॉट्स के पास जिंदा रहने के लिए जरा भी ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन इनके पास अपनी जान बचाने का एक मौका था। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट के लूनर मॉड्यूल में चले जाते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन, फ्यूल और बैकअप इंजन भी था। ये मॉड्यूल सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया गया था। आखिरकार इन्होंने जमीन के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर ली। इस मिशन को नासा ने सक्सेसफुल फेलियर का नाम दिया। इस फेलियर के बाद नासा को अपने अगले मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करना था और अपोलो 14 to 17 लॉन्च किए गए, जिसमें एडवांस्ड हार्डवेयर, एडवांस्ड सूट और अपग्रेडेड मॉड्यूल्स को इस्तेमाल किया गया था। इसके जरिए चांद पर ऐसे मिनरल्स डिस्कवर किए गए जो हमारे काम आ सकते थे। ये डिस्कवरी करने के बाद अपोलो 17 वापस जमीन पर आया और 1972 में इस मिशन को बंद कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अपोलो मिशन इतना कामयाब होने के बाद भी बंद क्यों किया गया? इसकी मेन 2 वजूहात हैं। इनमें से पहला बजट था। उनके पास इतना बजट नहीं था कि वो इस मिशन को कंटिन्यू रख सकते। इसके अलावा मुसलसल होने वाले मिशंस की वजह से लोगों में चांद के बारे में जानने का इंटरेस्ट खत्म हो गया था और स्पेस की इस वॉर में नासा जीत चुकी थी। भले ही इंसान 1972 के बाद चांद पर ना गया हो, लेकिन इंसानों का चांद पर रहने का ख्वाब कई सालों से है। 2011 में एलन मस्क ने मार्स कॉलोनाइजेशन प्रोग्राम अनाउंस किया था, जिसके बाद ये ख्वाब चांद को लेकर भी
देखा जाने लगा, जिसकी वजह से नासा ने कुछ साल पहले आर्टेमिस मिशन को लॉन्च किया। ये प्रोग्राम 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया जाएगा। इसमें आर्टेमिस 1 को 16 नवंबर 2022 में ही लॉन्च किया गया था, जो अनमैन मिशन था। इसके जरिए हमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट और SLS रॉकेट की कैपेबिलिटीज का पता चला। ओरियन स्पेसक्राफ्ट को 3 पार्ट्स में बनाया गया है। इसका पहला पार्ट क्रू मॉड्यूल है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स फ्लाइट के दौरान अपना काम कर सकते हैं। दूसरा पार्ट सर्विस मॉड्यूल है, जिसमें क्रू के लिए लाइव सपोर्ट सिस्टम, इसका इंजन और फ्यूल रिजर्व भी मौजूद है। इसका तीसरा पार्ट अबॉर्ड सिस्टम है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च के दौरान आने वाली मुश्किलात की वजह से लॉन्च को रोक सकते हैं। अगर SLS रॉकेट की बात की जाए तो ये नासा का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जिसका इस्तेमाल आर्टेमिस के हैवी पेलोड के लॉन्च के लिए किया जाएगा। आर्टेमिस 1 मिशन में एस्ट्रोनॉट की जगह सेंसर से जुड़ी 2 ड्रोन्स मौजूद थीं, जो चांद पर रेडिएशन लेवल को डिटेक्ट करके जमीन पर वापस आया। इन रेडिएशंस पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन आर्टेमिस मिशन ड्रोन्स के साथ साथ एक जिंदा चीज बेकर यीस्ट के 12 बैग भी मौजूद थे। दरअसल साइंटिस्ट का कहना है कि स्पेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसानों की तरह ही काम आएगा और इनके जरिए डीप स्पेस की रेडिएशन लेवल का भी पता चल जाएगा। आर्टेमिस 1 मिशन के साथ पौधों के बीज भी भेजे गए थे। इसके बाद 2024 में नासा आर्टेमिस 2 मिशन को सरंजाम देगी। इस मिशन के स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट्स तो मौजूद होंगे, लेकिन वो चांद की सरफेस पर लैंड करने की बजाय इसके ऑर्बिट को कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। आर्टेमिस 2 के कामयाब होने के बाद आर्टेमिस 3 मिशन में चांद पर पहली एस्ट्रोनॉट अपना कदम रखेगी। इसके साथ एक एस्ट्रोनॉट भी होगा, जबकि बाकी 2 एस्ट्रोनॉट ओरियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही रहेंगे। ये मिशन 2026 में लॉन्च होगा। इसमें SpaceX नासा को एक लैंडिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगी, जो आर्टेमिस 3 के एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑर्बिट से चांद की सरफेस से वापस ओरियन स्पेसक्राफ्ट में ले आएगा। इसके बाद जो मून मिशन होंगे, उनके लिए गेटवे इस्तेमाल किया जाएगा, जो मिनी स्पेस स्टेशन होगा, जो चांद के ऑर्बिट में घूमेगा और जमीन से आने वाले स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड करने के बजाय यहाँ अटैच किया जाएगा। कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद एस्ट्रोनॉट्स इसमें मौजूद ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के जरिए आसानी से चांद की सरफेस पर उतर जाएंगे। ये सब नासा अकेले नहीं, बल्कि इसके साथ एलन मस्क की SpaceX भी हेल्प करेगी। SpaceX का स्टारशिप आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए 100 टन के पेलोड को चांद पर डिलीवर करेगा। एलन मस्क की SpaceX कंपनी चांद पर लूनर नेट बनाने की तैयारी कर रही है। इससे चांद पर जाने वाले रोवर्स और एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरे के साथ राब्ता करने में हेल्प मिलेगी। लूनर नेट की मदद से चांद के पोलर रीजन से सामान की डिलीवरी आसान हो जाएगी और इसमें लगे स्पेस वेदर इंस्ट्रूमेंट एस्ट्रोनॉट्स को आने वाले सोलर फ्लेयर्स का रियल टाइम अलर्ट भी देगा और एस्ट्रोनॉट्स खुद को महफूज कर सकेंगे। जैसे ही चांद पर ज्यादा इंसान पहुँचे, तो फिर अगले 1 साल के अंदर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम चांद पर एक बेस कैंप डेवलप कर लेंगे, जिसका नाम आर्टेमिस बेस कैंप होगा। इसमें 3 मेन मॉड्यूल्स होंगे। पहला फाउंडेशन सर्विस, इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स और लूनर व्हीकल होगी, जो एस्ट्रोनॉट्स को लूनर बेस पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेल्प करेगी। चांद पर पावर सिस्टम भी होगा, जिसके जरिए माइनिंग पॉसिबल होगी। अब इंसानों का स्पेस को कॉलोनाइज करने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको देखने को मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।